हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड बाय विनय। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स का फिफ्थ चैप्टर, दैट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें हम लोग कंप्लीटली उसके जितने भी थ्योरी पार्ट है कोरिलेशन रिग्रेशन के, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, एक एक फॉर्मूलाज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। तो देखिए, पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज बाई वेरिएट डेटा। ये एक्चुअल में ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले दो तीन चीजें जो आप लोगों को जाननी है वो पहले आप जान लो, उसके बाद में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज बाई वेरिएट डेटा। ठीक है, तो बाई वेरिएट डेटा का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम लोग दो डेटा को एक साथ कलेक्ट करते हैं, व्हेन वी कलेक्ट टू डेटा साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड एज बाई वेरिएट डेटा। समझ लीजिए मेरे पास एक एक्स ऑब्जर्वेशन है और एक वाई ऑब्जर्वेशन है, तो दो डेटा मेरे पास एक साथ है, दैट इज कॉल्ड एज बाई वेरिएट डेटा। ठीक है, अब उसी डेटा को अगर मैं प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, दैट इज कॉल्ड एज बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। देख लीजिए, बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो डेटा जो मेरे पास आ चुका है एक्स और वाई डेटा, ठीक है, उसको अगर प्रॉपर तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाई वेरिएट डेटा इज कॉल्ड एज बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर उसके अंदर हम लोग बात करेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए, यहाँ पे इसमें आपको डेप्थ में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो क्वेश्चन आपको आईसीए पूछता है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर यदि आपके पास क्वेश्चन आया कि टोटल नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं, इट विल बी 2। ये आपको याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं? 2 होते हैं। बिकॉज हम लोग किसके बारे में बात करें? बाई वेरिएट डेटा के बारे में बात करें। बाई वेरिएट का मतलब दो। ठीक है, दो डेटा के बारे में हम लोग बात करें तो उसके अंदर अगर यदि आप लोग को मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं तो इट विल बी 2। और अगर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं तो इट विल बी नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम। जहां पे एम है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो, और जो एन है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि 8 इंटू 7 आपके पास रो और कॉलम है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बनेंगे? तुम्हारे पास आंसर क्या होगा? 8 प्लस 7, दैट विल बी 15 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनेंगे। और इसी भी अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कंफ्यूज करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बनेंगे? इट विल बी ओनली 2। क्लियर है? इसमें मैं एकदम डेप्थ में नहीं जा रहा, जस्ट मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं। क्लियर एकदम? ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज कोरिलेशन? व्हाट इज कोरिलेशन? यहां पे अपने को स्टार्ट करना है अपना चैप्टर, दैट इज व्हाट इज कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स, हम लोग बिकॉज इस चैप्टर के अंदर दो डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास वेरिएबल्स भी कितने? दो वेरिएबल्स होंगे, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है, एक्स और वाई के बीच में जो हम लोग रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन को हम लोग एक्सप्रेस किससे करते हैं इस चैप्टर के अंदर? स्मॉल आर से हम लोग कोरिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोरिलेशन कोफिशिएंट। पूरे चैप्टर के अंदर अपने को यही निकालना है, दैट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इस आर को हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में अपने को पढ़ना है पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में और नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो अगर x इंक्रीज हो रहा है और x के इंक्रीज होने पे y भी अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या मैं ऐसा सिचुएशन ले लूं कि x डिक्रीज हो रहा है और x के डिक्रीज होने पे y भी अगर डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर है एकदम? ठीक है, दूसरा अगर यदि हमारे पास रिलेशन का बात करें, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा समझ लीजिए, अगर x इंक्रीज हो रहा है और x के इंक्रीज होने पे y डिक्रीज हो रहा हो, या x डिक्रीज हो रहा हो और x के डिक्रीज होने पे y अगर इंक्रीज हो रहा हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब जो डायरेक्टली काम कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन। जो इनडायरेक्टली काम कर रहा हो, मतलब इनवर्सली काम कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन के अगर हम लोग का एग्जांपल का बात करें तो इट विल बी प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और नेगेटिव कोरिलेशन का अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो इट विल बी प्राइस एंड डिमांड। क्लियर एकदम? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, कितने मेजर्स है कोरिलेशन को फाइंड करने के, ये अपने को बताना है। कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के कितने हमारे पास तरीके हैं? ठीक है, तो पहला तरीका हमारे पास है स्कैटर डायग्राम। ठीक है, पहला तरीका कौन सा है? स्कैटर डायग्राम। दूसरा तरीका है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट।
तीसरा तरीका हमारे पास स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, और चौथा तरीका है कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। अब एक एक करके हम लोग हर एक मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्कैटर डायग्राम से। तो स्कैटर डायग्राम में होता क्या है, देखिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं आर की वैल्यू। इस पूरे चैप्टर के अंदर अपने को क्या चाहिए, इस पूरे चैप्टर के अंदर अपने को फोकस करना सिर्फ ये स्मॉल आर पे, ठीक है, सिर्फ ये स्मॉल आर पे अपने को फोकस करना है। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी आर की वैल्यू है, जो हमारी आर की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है। जो आर की वैल्यू है वो लाई करती है फ्रॉम -1 टू +1, ठीक है, इन ऑल द मेथड्स। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलरली एक मेथड में, सब मेथड में ये सेम ही रहेगा। जो हमारी आर की वैल्यू है डेट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है, वो कहां से कहां तक लाई करेगी, फ्रॉम -1 टू 1, वेयर -1 एंड 1 बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो अब देखिए, in case of positive correlation the plotted points lie from lower left corner to upper right corner। इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन का अगर बात करें, इसका मतलब हुआ कि जो r की वैल्यू होगी डेट विल बी ग्रेटर देन 0। r की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये कहां से लाई करेगा, फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन होगा जो इसकी वैल्यू होगी इस तरीके से, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, सॉरी, इसका ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। वही अगर यदि मैं नेगेटिव कोरिलेशन का बात करूं तो द प्लॉटेड पॉइंट्स कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ठीक है। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे सॉरी मैंने पॉजिटिव का बात कर रहा हूँ ना, तो इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। और नेगेटिव का बात करूंगा तो ये इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा हमारा, ठीक है, फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ठीक है, फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। वहां पे क्या होगा, आर की जो वैल्यू होगी, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक लाई करेगी, फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। और आर का जो वैल्यू होगा इट विल बी लेस देन 0। क्लियर एकदम, आर का जो वैल्यू होगा इट विल बी लेस देन 0। किस केस में, नेगेटिव कोरिलेशन के केस में आर का वैल्यू लेस देन 0, पॉजिटिव के केस में आर का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0। क्लियर एकदम, ठीक है। और अगर आर इक्वल टू 0 हो जाए, आर अगर इक्वल टू 0 हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, जीरो कोरिलेशन बोलते हैं। जब आर की वैल्यू 0 हो जाए, दैट विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मतलब इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ठीक है। दैट विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूट, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जाननी है कि सर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है और परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बने, ठीक है, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बने जो ऊपर की ओर जा रही है, इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। और परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन में आर की जो वैल्यू होती है डेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन में आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन में आर की जो वैल्यू होगी डेट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं ऊपर से लेके नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर एक लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी डेट विल बी इक्वल टू -1। तो आर इक्वल टू 1 का मतलब परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। आर इक्वल टू -1 का मतलब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है एकदम, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे स्कैटर डायग्राम जो होता है वो हमें एग्जैक्ट आर की वैल्यू नहीं बताता है, जस्ट हम लोग को आर इक्वल टू 1 और आर इक्वल टू -1 पे बताता है, इसीलिए हम लोग स्कैटर डायग्राम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड, इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है, इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए विच इज द बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट, सो इट विल बी कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, ठीक है एकदम। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। सो इट इज डिफाइंड एज द कोवेरिएंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, यहाँ पे आर की वैल्यू निकालने के काफी सारे तरीके हो गए, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आर हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसका मेन डेफिनेशन है वो हमें क्या कहता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई,
ठीक है, दो वेरिएबल के बीच का कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। मतलब जो हमारे पास x डेटा रहेगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और जो y डेटा रहेगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका अगर हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इन कार्ल पियर्सन। ठीक है, अब बात यह आती है कि जो कोवेरियंस है ये हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, कोवेरियंस निकालने का दो तरीका हो गया। एक तरीका तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, और दूसरा तरीका होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। ये दूसरा तरीका हो गया, जो भी आपको मन आए आप यूज कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास एक और फॉर्मूला बनता है, दैट इज कॉल्ड ए सिंगल फॉर्मूला टू फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। सिंगल फॉर्मूला टू फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए, R इज इक्वल टू एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ रहा है, रूट ओवर एन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, फिर रूट ओवर एन इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। दिस इज अ सिंगल फॉर्मूला टू फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्लियर है एकदम? ठीक है, तो इतने सारे हमारे पास फॉर्मूले बन गए फॉर फाइंडिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट इन कार्ल पियर्सन मेथड। क्लियर है? डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, काफी बार जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे ज्यादा आता है कि क्या होता है कि कोवेरिएंस का डायरेक्टली आपको वैल्यू दे देगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का डायरेक्टली आपको वैल्यू दे देगा, और उसके साथ ये लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ना देके ये लोग क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई दे देंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास वेरिएंस है तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन आराम से निकाल सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। या तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पूछा जाता है, या कभी कभी क्या करते हैं लोग, डायरेक्टली क्या करेंगे, ये समेशन ऑफ एक्स वाई इसकी पूरी वैल्यू दे देंगे, इसकी वैल्यू दे देंगे, इसकी वैल्यू दे देंगे, एन की वैल्यू दे देंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दे दिया, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर दे दिया, डायरेक्टली ये वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगी। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली हमारे पास रेडीमेड ये सारी की सारी वैल्यू है, हमें क्या करना है, जस्ट एक फॉर्मूला में पुट ही तो करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग ये सारे फॉर्मूला याद कर लो, ताकि किसी भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन आए आप आराम से कर पाओ, और क्वेश्चन इस पे ज्यादा टफ नहीं आएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टी कहता है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ यूनिट फ्री मेजर। जी हाँ बिल्कुल, कि अगर मेरे पास एक एक्स डेटा है तो उसकी समझ लीजिए यूनिट होगी केजी में, और दूसरी समझ लीजिए वाई डेटा है उसकी यूनिट समझ लीजिए होगी सेंटीमीटर में। तो जब हम लोग इनके बीच का कोरिलेशन निकाल रहे होंगे, इट शुड बी व्हाट, यूनिट फ्री, इट शुड बी व्हाट, यूनिट फ्री। क्लियर एकदम? ये हमेशा अपने को याद रखना था, कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा क्या रहना चाहिए, इट शुड बी यूनिट फ्री मेजर। क्लियर? और जो कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से लेके +1 तक लाई करती है। ठीक है, तीसरी चीज, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर ए चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल ऑफ द वेरिएबल्स डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ स्केल फैक्टर्स। यहां पे आप चीज को समझिएगा, जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है दैट इज आर, इसको चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या फर्क नहीं पड़ना, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जस्ट थोड़ा सा चेंजेस आएगा अगर हम लोग वेरिएबल्स को चेंज कर देते हैं। समझ लिया एक्स और वाई हमारे पास वेरिएबल है, और वो वेरिएबल को हम लोग यू और वी में चेंज कर देते हैं, तो फर्क कहाँ आएगा, जस्ट जो स्केल का जो साइन होगा उससे जस्ट फर्क पड़ेगा। क्लियर एकदम? एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.8। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0.8। ठीक है, राइट डाउन द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन यू एंड वी। तो यू और वी के बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें बताना है, यू और वी के बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें बताना है। अब एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको कि जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, वैल्यू विल बी 0.8 ओनली। वैल्यू क्या होगी, 0.8 ही होगी।
अब हमें बस ये चेक करना है कि जो वैल्यू होगी वो प्लस होगी ना माइनस होगी, मतलब पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव होगी। वो हम लोग कैसे चेक करते हैं वो देखिए, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2u प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, 4v प्लस 16y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब दोनों केस में x और y पे आप फोकस करिए, ठीक है। यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, अगर ये दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब आर यूवी की जो वैल्यू होगी इट विल बी 0.8 ओनली। अगर x और y वेरिएबल दोनों ही पॉजिटिव है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर एकदम, ठीक है। अब दूसरा केस में देखिए, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, बस इस केस में अब चेंज हो जाएगा। अगर दो वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल का साइन अलग हो, ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल का साइन अलग हो तो हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव रहेगा तो वो पॉजिटिव बन जाए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, -0.8। तो आप लोगों को बस क्या दिमाग में रखना है, अगर एक्स वाई पॉजिटिव नो चेंज, दोनों ही अगर पॉजिटिव है नो चेंज। एक्स और वाई दोनों अगर नेगेटिव, दोनों ही अगर नेगेटिव देन ऑल्सो नो चेंज, ठीक है। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव या एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, देयर विल बी चेंज। क्लियर है, साइन हमारा चेंज हो जाएगा। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा मेथड है ये हम लोग कब यूज करते हैं, देखिए जब हमारे पास दो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। कैसी कैरेक्टरिस्टिक, दो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। याद होगा आपको, हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हम लोग कब यूज करेंगे, फॉर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ये अपने को याद रखना है कि अगर यदि क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाए कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन रैंक, उसके अंदर कंकरेंट डेविएशन, नन ऑफ दिस, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, इट विल बी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो अब देखिए रैंक कोरिलेशन अगर यदि अपने को निकालना है तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनता है कि correlation coefficient is equal to 1 minus 6 into summation of d square divided by n into n square minus 1, ठीक है। इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये जो d मैंने लिखा है इसको बोलते हैं डिफरेंस इन रैंक। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंस इन रैंक। ये हम लोग एक एग्जांपल करेंगे उसके थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल में हमारे पास क्या है, कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, ठीक है। ये हमारे पास दो डेटा दिया हुआ है, एक सेल्स का डेटा दिया हुआ है, दूसरा एडवर्टाइजमेंट का डेटा दिया हुआ है। सेल्स वाले को मैं x मान लेता हूं और एडवर्टाइजमेंट वाले को मैं y मान लेता हूं, ठीक है। अब देखिए जो सेल्स का डेटा दिया हुआ है इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जितने भी मेरे पास डेटा उसमें से मैं उसको रैंक दूंगा, ठीक है। रैंक ऑफ x एक कॉलम बना देता हूं, रैंक ऑफ y एक कॉलम बना देता हूं। तो रैंक ऑफ एक्स में मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा हाईएस्ट डेटा होगा, जो भी मेरा हाईएस्ट नंबर ऑफ डेटा होगा उसको मैं रैंक 1 दे दूंगा, ठीक है। तो इस केस में मेरा हाईएस्ट नंबर ऑफ डेटा कौन सा, 95, तो ये चला गया रैंक 1 इसको। तो उसके बाद में इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है मेरे पास, इट विल बी 90, तो रैंक 2 चला गया इसके पास, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास 85, तो रैंक 3 इसके पास चला गया। फिर उसके बाद में आता है 82, तो रैंक 4 इसके पास चला गया। फिर आता है 80, तो रैंक 5 इसके पास चला गया। फिर 75 के पास रैंक 6, 70 के पास रैंक 7 और उसके बाद में 68 के पास रैंक 8। तो इस तरीके से रैंक ऑफ एक्स मैंने निकाल लिया। सिमिलरली रैंक ऑफ वाई निकालना है तो 8 के पास चला जाएगा 1, 7 के पास 2, 6 के पास 3, फिर उसके बाद में 5 के पास 4, 4 के पास 5, 3 के पास 6, 2 के पास 7 और 1 के पास 8। क्लियर एकदम, ठीक है। फिर अपने को क्या चाहिए था, डिफरेंस इन रैंक, डिफरेंस इन रैंक। तो आर एक्स माइनस आर वाई निकालो या आर वाई माइनस आर एक्स निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो जाके आगे स्क्वायर ही होने वाला है, ठीक है। तो 2 माइनस 2 करूंगा 0, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 8 माइनस 1, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे को क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए। तो 0 0 1 0, -1 का स्क्वायर 1, फिर 1 0 और 1। तो इसका समेशन करेंगे तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर मेरे पास क्या आ रहा है,
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा था, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, और 8 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 8 8 जा 64, 64 इंटू 1 64 माइनस 1 63। तो ये इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, हम लोग रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा केस समझते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा सिचुएशन आ जाए, अगर मेरे पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जहां पे रैंक जो है वो टाई हो रहा है, जहां पे रैंक टाई हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, ठीक है, 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सॉरी, ये जो 6 है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इकोनॉमिक्स के मार्क्स है और स्टैट्स के मार्क्स है। तो इकोनॉमिक्स के मार्क्स को मैं दे देता हूँ x और स्टैट्स के मार्क्स को मैं दे देता हूँ y। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ रैंक देना। तो रैंक ऑफ x, ठीक है, तो सबसे पहला रैंक किसको जाएगा 80 को जाएगा, तो रैंक 1। फिर उसके बाद में सेकंड रैंक किसको जाएगा, इट विल बी 80 के बाद में नेक्स्ट नंबर आता है 60, तो 60 एक, उसके बाद में 60 एक ही है, तो फिर यहाँ पे रैंक 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में किसको रैंक जाएगा 56 को जाएगा रैंक 3। ठीक है, फिर आता है मेरे पास 62, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 62 को जाएगा रैंक 2, जस्ट ए सेकेंड, 62 को जाएगा रैंक 2। फिर उसके बाद में 60 को जाएगा रैंक 3 और 56 को जाएगा रैंक 4। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास आता है 50 एंड 50। यस, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन के लिए हो रही है लड़ाई, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन के लिए हो रही है लड़ाई, कौन लेगा फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने को क्या करना है, देख जैसे कि फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन के लिए लड़ाई है, तो इन दोनों का हम लोग को क्या लेना है, एवरेज लेना। तो 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी 5.5। तो इसका मतलब दोनों को हम लोग क्या दे देंगे 5.5 5.5। क्लियर है। उसके बाद में फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन जा चुकी है, नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी सेवेंथ पोजीशन, तो वो मिल जाएगा आपका 48 को। तो बन गया हमारा रैंक ऑफ एक्स। नेक्स्ट इज रैंक ऑफ वाई। तो रैंक ऑफ वाई में फर्स्ट रैंक मिलेगा अपना 90 को। सेकंड रैंक किसको मिलेगा, सेकंड रैंक के लिए है लड़ाई 75 75। तो सेकंड रैंक के लिए लड़ाई मतलब 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2.5 एंड 2.5। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड रैंक गया। अब फोर्थ रैंक की बात करते हैं, तो फोर्थ रैंक पे फिर लड़ाई 65 65 60, मतलब 4 5 6 ये रैंक के लिए होगी लड़ाई। 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, इनका एवरेज लेंगे तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15, 15 बाई 3 इज 5। तो इसका मतलब फिफ्थ रैंक इन सबको दे देंगे 5 5 5। ठीक है, लास्ट में क्या बच रहा है सेवेंथ रैंक, तो सेवेंथ रैंक मिल जाएगा अपना 50 को। क्लियर एकदम, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो क्लियर, इसको 50 को मिल गया अपना सेवेंथ रैंक। अब अपन निकालेंगे डिफरेंस इन रैंक, दैट इज आर एक्स माइनस आर वाई। ठीक है, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0, 4 माइनस 2.5 करेंगे इट विल बी 1.5, 5.5 माइनस 2.5 इट विल बी 3, 7 माइनस 5 2, 0.5 माइनस 5 एंड माइनस 2। बाकी आप डी स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो। तो अब इतना कुछ अगर हमारे पास आ चुका है, अब जस्ट हम लोग को क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूला पे जस्ट हम लोग को पुट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इट वाज 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाई 12। देखिए सॉरी, ये जो डी स्क्वायर है ये तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ये समझ गए आप लोग। n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 ये भी आप लोग समझ गए, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात करते हैं इसकी समेशन ऑफ m क्यूब माइनस m डिवाइडेड बाई 12। m क्यूब माइनस m का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जो इकोनॉमिक्स वाला जो मार्क्स है इस पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है,
अब इस पे जो रैंक है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, कौन सी रैंक है, 50 और 50, मतलब ये जो रैंक है 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब हो गया 2³ - 2। ठीक है, ये एक बार हम लोगों ने लिख लिया। तो इस पे और रिपीटेशन नहीं, इकोनॉमिक्स मार्क्स में और रिपीटेशन नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स मार्क्स पे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स मार्क्स पे क्या रिपीट हो रहा है, 75 और 75 रिपीट हो रहा है, ये भी 2 बार है, तो इसके लिए फिर हम लोग लिखेंगे 2³ - 2। फिर उसके बाद में क्या रिपीट हो रहा है, 65, तो 65 कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3³ - 3 डिवाइडेड बाई 12। बाकी सारा कैलकुलेशन एकदम आसान है, आप आराम से कर सकते हो। क्लियर एकदम, ठीक है। So our last topic is coefficient of concurrent deviation. Coefficient of concurrent deviation. This is the simplest method to find correlation coefficient. This is the simplest method to find correlation coefficient. ये हम लोग ज्यादातर कब यूज करते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा रहते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए, प्लस माइनस रूट ओवर प्लस माइनस 2c - m डिवाइडेड बाई m। ठीक है, तो यहाँ पे जो c और m है, इसका मतलब क्या हो, c का मतलब होता है नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन। नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन बेसिकली नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन का बात कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन का बात कर रहा है। और जो m है, इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डेविएशन। अभी मैं एक प्रॉब्लम लूंगा, उससे सब क्लियर हो जाएगा। m का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डेविएशन। यहाँ पे दो चीजें हम लोगों को जाननी है, वो क्या है कि अगर 2c - m, मतलब ये जो न्यूमरेटर है, ठीक है, 2c - m की वैल्यू 0 से अगर बड़ी है, इट इज ग्रेटर देन 0, तो वी विल टेक पॉजिटिव साइन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द रूट। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द रूट बोथ वी विल टेक पॉजिटिव साइन। और अगर 2c - m इज लेस देन 0, देन विल टेक नेगेटिव साइन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द रूट। क्लियर है। अब देखते हैं इसका एक प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारे पास क्या सिचुएशन दिया हुआ है, कुछ ईयर्स दिए हुए फ्रॉम 1990 से लेकर 97 तक, प्राइस एंड डिमांड देके रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले प्राइस को मैं मान लेता हूँ x और डिमांड को मान लेता हूँ y। ठीक है, तो x के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे जो पहला वाला केस है, जो 1990 वाला केस है, इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। ठीक है, ये रह गया ब्लैंक हमारे पास। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना, देखिए, 28 - 25 क्या होता है, 3, डेट इज +3, तो हम लोग को क्या दिखाना है यहाँ पे, पॉजिटिव साइन। ठीक है, फिर 30 - 28 नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। फिर इसके अंदर 23 - 30 नेगेटिव, 35 - 23 पॉजिटिव। फिर उसके बाद में पॉजिटिव, 39 - 38 पॉजिटिव, अगेन इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलर केस डिमांड के लिए, पहला वाला केस को हम लोग खाली छोड़ देंगे, ब्लैंक। 34 - 35 नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और फिर नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेविएशन निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये वाला और ये वाला जो केस है हमारा, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, फिर अगेन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो टोटल नंबर ऑफ डेविएशन हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 7। फिर टोटल नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन कितने आ रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 प्लस प्लस, तो c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, 2c - m, तो 2 × 2 - 7, इट विल बी -3 विच इज लेस देन 0। तो ये क्लियर हो गया कि रूट के अंदर और बाहर दोनों क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, तो RC इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेगेटिव -3 डिवाइडेड बाई m था, तो डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो नेगेटिव ऑफ 3/7, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.65। तो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना आ रहा है, इट इज -0.65। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस, तो रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, एक वेरिएबल हमारे पास है और
दूसरा वेरिएबल का हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एस्टिमेशन कर रहे होते हैं कि पहला वेरिएबल पे कितना चेंजेस हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग दूसरे वेरिएबल का एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए समझिए हमारे पास एक कंपनी एक्स है, ठीक है, एक कंपनी हमारे पास एक्स, ठीक है। तो इस कंपनी पे हम लोग दो चीज के बारे में बात करेंगे, एक होगा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और दूसरा हो गया इसका सेल्स, ठीक है। मान लेता हूं कि 2000 ईयर में, ठीक है, 2000 ईयर में इस कंपनी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया था फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो 1 लाख रुपया जो इसने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया था, उसके बेसिस पे इसका जो सेल्स फिगर था डेट वाज 50 लाख रुपीज। 1 लाख के एडवर्टाइजमेंट पे इसको फायदा कितना का हुआ, 50 लाख का इसको सेल्स मिला, ठीक है। सिमिलरली 2001 पे इसने इन्वेस्टमेंट किया एडवर्टाइजमेंट पे 2 लाख रुपीज, तो इसके बेसिस पे इसको समझ लिया फायदा हुआ 70 लाख का। तो 2 लाख एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया और सेल्स कितना का हुआ, 70 लाख रुपीज का। सिमिलरली 2002 में समझ लीजिए इसने खर्चा किया 5 लाख रुपीज का, तो इसके बेसिस पे इसको सेल्स कितना का मिला, 1.5 सीआर का मिला, समझ लीजिए, ठीक है, 1.5 करोड़ का मिला। सिमिलरली 2003 का अगर बात करें, 2003 का बात करें तो ये कंपनी बोलता है कि मैं 7 लाख रुपया खर्चा करने वाला हूं एडवर्टाइजमेंट पे। तो 7 लाख रुपया अगर मैं एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करूंगा तो उसके बेसिस पे मेरे को कितना सेल्स मिलेगा, उसके बेसिस पे मेरे को कितना सेल्स मिलेगा, मतलब मेरे को फ्यूचर जाना, मेरे को एस्टिमेशन जानना है कि अगर मैं इतना रुपया एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करता हूं तो मेरे को कितना सेल्स मिलेगा। या आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि समझ लीजिए मेरे को 2 करोड़ रुपया का सेल्स चाहिए, तो इसके बेसिस पे मैं कितने रुपए का एडवर्टाइजमेंट करूं, इसके बेसिस पे मैं कितने रुपए का एडवर्टाइजमेंट करूं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस। कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और उसी के थ्रू हम लोग एस्टिमेशन लगाते हैं कि अच्छा अगर आप इतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हो तो इतने की आपको सेल हो सकती है, या अगर आपको इतने की सेल चाहिए तो आपको इतने का एडवर्टाइजमेंट खर्चा करना पड़ेगा। क्लियर एकदम, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीजों के बारे में एकदम बात करेंगे अपन, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। रिग्रेशन कोफिशिएंट में भी हम लोग दो चीज के बारे में सुनेंगे, y ऑन x, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा x ऑन y, ठीक है, इस चीज को ढंग से समझिएगा। y ऑन x और x ऑन y, इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन लाइन, ठीक है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x या x ऑन y, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले y ऑन x के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ बी वाई एक्स। बी वाई एक्स का मतलब क्या हो गया, इट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। बी जो है, स्मॉल बी जो है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रिग्रेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्मॉल आर था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कोरिलेशन कोफिशिएंट को, उसी तरीके से स्मॉल बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट को। और स्मॉल बी के साथ मैं अगर अटैच कर देता हूँ वाई एक्स को, इसका मतलब होता है बी ऑफ वाई ऑन एक्स। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या बनता है, यहाँ पे एक्स लिखा है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे वाई माइनस वाई बार। तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला फॉर y ऑन x। सिमिलरली अगर b x ऑन y का बात करूंगा तो b x y लिखूंगा, यहाँ पे साइड में लिख दूंगा y माइनस वाई बार, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया किसका, x ऑन y का। क्लियर एकदम। अब बात करते हैं ये जो बी वाई एक्स है और बी एक्स वाई है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या क्या तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, ठीक है, देखते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास कितने तरीके होंगे, 1 2 3 तरीके हमारे पास है, ठीक है। 3 तरीका क्या है, अगर हमारे पास सेट ऑफ डेटा है, मतलब वेरिएबल्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, पूरा डेटा हम लोग को दे के रखा है, तो उस केस में हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय क्या आता है, एन इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। सिमिलरली ये हो गया किसका बात, एक्स वाई का। सिमिलरली अगर वाई एक्स का बात करें तो नीचे क्या आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। क्लियर है, बस इतना ही चेंज होगा, बाकी न्यूमरेटर हमारा सेम रहेगा। तो ये केस कौन सा हो गया, जब हमारे पास सेट ऑफ डेटा, सेट ऑफ वेरिएबल्स अगर हमारे पास रहेंगे तो वहां से हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा केस हमारे पास क्या है, ये वाला, ठीक है, दिस इज फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड थर्ड केस। तो दूसरा केस में हमारे पास क्या है, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू देके रखी है,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे के रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दे के रखा है, या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x y की जगह वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y दे के रखा है, तो उस केस में भी हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तरीका क्या होता है, अगर बी एक्स वाई कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, r इंटू एस एक्स डिवाइडेड बाई एस वाई। बी एक्स वाई कैलकुलेट करना है तो याद रखिएगा ये जो y है ये सेकंड में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर में एस वाई लिखेंगे। सिमिलरली अगर बी वाई एक्स का बात करें तो क्या हो जाएगा, r इंटू नीचे आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और ऊपर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका टू कैलकुलेट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। ठीक है, तीसरा तरीका हमारे पास क्या है कि बी एक्स वाई अगर दिया हुआ, सॉरी, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, तो इस केस में भी हम लोग बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास तरीका क्या हो, बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का होल स्क्वायर। ठीक है, और बी वाई एक्स अगर यदि हमारे पास हुआ तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमारे पास कोवेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया हुआ, तो आराम से हम लोग बी एक्स वाई निकाल सकते हैं। ठीक है, कोवेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया हुआ, तो हम लोग आराम से बी वाई एक्स निकाल सकते हैं। क्लियर एकदम। कोवेरिएंस का केस हो गया तो हम लोग को थर्ड फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, उसके अंदर में r अगर दिया हुआ है, एस एक्स और एस वाई दिया हुआ है, तो सेकंड वेरिएबल सेकंड फॉर्मूला यूज करना है, और अगर डेटा दिया हुआ है तो हम लोग को फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर एकदम। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसके साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो r को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो r इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट ओवर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। r इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अब बात ये करते हैं कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। ठीक है, अगर बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर नेगेटिव, दोनों के दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, दोनों के दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, तो हमारा जो r होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, इफ बोथ द कोफिशिएंट आर पॉजिटिव, r विल बी पॉजिटिव। दोनों अगर पॉजिटिव तो r पॉजिटिव, दोनों अगर नेगेटिव तो r भी नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो उस केस में ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये अपने को याद रखना है। दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा या दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। दोनों नेगेटिव मतलब r नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव मतलब r पॉजिटिव। क्लियर एकदम। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है, द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बट चेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ स्केल। मतलब ओरिजिन में अगर कुछ भी चेंज हुआ तो रिग्रेशन कोफिशिएंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्केल में अगर चेंज होता है तो इसको फर्क पड़ेगा। क्लियर एकदम। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, बिकॉज दो इक्वेशन के बारे में लोग बात कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट वेयर एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन। अब बात करते हैं ये जो दो इक्वेशन हमारे पास है, ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, उन्हीं के मीन्स, उन्हीं के मीन। क्लियर एकदम। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाए कि दो रिग्रेशन लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, उन्हीं के मीन पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमारे पास अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो अगर हम लोग ये भी लिख दे y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार, ये भी वैलिड है। क्लियर है, बिकॉज जो हमारा लाइन ऑफ रिग्रेशन है वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, उन्हीं के मीन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर एकदम। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और चीज आपको बता देता हूं, अगर y ऑन x के इक्वेशन के बारे में बात हुई, y ऑन x के इक्वेशन की बात हुई, तो हम लोग का इक्वेशन क्या बनता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेर दिस बी रिप्रेजेंट बी वाई एक्स, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। वही अगर x ऑन y की बात हुई, ठीक है, x ऑन y की बात हुई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये हमारे पास इक्वेशन बनता है। वहां पे ये जो b है ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, b ऑफ एक्स वाई। क्लियर एकदम। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये दो इक्वेशन अपने को दे दिया, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है कि ये दो इक्वेशन में, समझ लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ये दो इक्वेशन में बी ऑफ
वाई एक्स कौन सा होगा, मतलब वाई ऑन एक्स कौन सा होगा और एक्स ऑन वाई कौन सा होगा। क्लियर एकदम, ठीक है। एक्स ऑन वाई इक्वेशन कौन सा होगा और वाई ऑन एक्स इक्वेशन कौन सा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। तो पहला जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, ठीक है, पहला जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं क्या है, y ऑन x। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया y ऑन x। तो y ऑन x है तो इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिखूंगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, -3x प्लस 13, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन है इसको मैं मान लेता हूं इट इज x ऑन y। तो इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, 2x इज इक्वल टू -5y प्लस 20, मतलब x इज इक्वल टू -5/2y प्लस 20, ठीक है। तो यहां से मेरे पास इस इक्वेशन से मेरे पास क्या आ रही है, बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज -3। और यहां से मेरे पास बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, -5/2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक और रिलेशन था, दैट वाज r इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये जो मेरे पास रिलेशन था इस पे मैं पुट करने वाला हूँ। क्लियर है, इस पे मैं पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा था कि अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव है, दोनों अगर नेगेटिव है तो हमारा रूट के बाहर कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 3, और ये हो गया 5/2। तो 5 इंटू थ्री इज 15/2। तो 15/2 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इट विल बी 7.5। 7.5 का स्क्वायर रूट होता है 2.7, -2.7, सॉरी -2.7। और हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा है कि जो r की वैल्यू है, जो r की वैल्यू वो कहां से कहां तक लाई करती है, वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों ने अजम्पशन लिया वो गलत है, जो हम लोगों ने अजम्पशन लिया वो गलत है। अब हम लोग को दोबारा चेक करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों ने y ऑन x किसको माना था, 1 को, और x ऑन y किसको माना था, 2 को। अब हम लोग दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको दोबारा हम लोग फिर से चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मान लेता हूं इक्वेशन 1 को x ऑन y मान लेता हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 को x ऑन y मान लेता हूं। x ऑन y मेरा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -y प्लस 13। तो x इज इक्वल टू -1/3y प्लस 13, ठीक है। तो यहाँ पे बी एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, -1/3। और जो दूसरा इक्वेशन है इसको y ऑन x मान लेता हूँ। तो y ऑन x अगर मैं इसको मानता हूँ तो 5y इज इक्वल टू -2x प्लस 20। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/5x प्लस 20। तो बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, -2/5। तो r की वैल्यू क्या होगी, दोनों नेगेटिव है तो r की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, 1/3 इंटू 2/5, इट विल बी 2/15। तो 2 डिवाइडेड बाई 15, और इसका अगर मैं रूट निकालता हूं तो 0.36 आता। तो फाइनल मेरे पास आंसर आता है 0.36। तो ये वैल्यू हमारी वैलिड है, ये वैल्यू हमारी वैलिड है। मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ रही है, -0.36। तो इससे अपने को क्या समझ में आता है कि जो पहला इक्वेशन था इट वाज x ऑन y, और जो दूसरा इक्वेशन था वो क्या था, y ऑन x। तो आई होप अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अब आराम से आप कर पाओगे। क्लियर एकदम, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक इज प्रोबेबल एरर। तो ये वाला भी जो टॉपिक है हमारे पास, इसमें जस्ट आप 2-3 फॉर्मूला के बारे में जान लो, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रोबेबल एरर से पहले हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड एरिया का फॉर्मूला, सॉरी स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला, दैट इज 1 - r² डिवाइडेड बाई √n, ठीक है। 1 - r² डिवाइडेड बाई √n। यहाँ पे जो r² है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। r² को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और अगर 1 - r² करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वन कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, ठीक है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस, ठीक है। एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। अगर ऐसा सिचुएशन आपके पास आ जाए कि पूछ ले कि एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस क्या होता है, दैट इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ओनली, दैट इज r², ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय
टोटल वेरिएंस। क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कितना बार इसके ऊपर आता है कि है ना, आर की वैल्यू आपको 0.8 दे के रखी है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालो, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब आर स्क्वायर और नॉन डिटर्मिनेशन का मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर। क्लियर एकदम, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर एन। तो एक बार अगर हमारा स्टैंडर्ड एरर निकल गया तो प्रोबेबल एरर हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रोबेबल एरर होता है 2/3 इंटू स्टैंडर्ड एरर। ये अपने को याद रखना है, 2/3 इंटू स्टैंडर्ड एरर, या हम लोग बोल सकते हो 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर। क्या बोल सकते हैं, 2/3 को कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 0.6745 ओनली। तो 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर, यहाँ पे 5 मिसिंग था, सॉरी। तो 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर हमारा पास क्या आ गया, प्रोबेबल एरर। क्लियर है, तो यहाँ पे खत्म हो गया हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। क्लियर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।